तो ये चैप्टर है ना, ये साउथ एशिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? बढ़िया। ठीक है, तो मैं एक गूगल अर्थ का वो शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में साउथ एशिया जो है वो है क्या आखिरकार। अगर तुम देख पा रहे होगे, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, तो ये जो पूरा इलाका है ये पूरा साउथ एशिया कहलाता है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आते हैं तुम्हारा इंडिया सबसे पहले, ये पूरा अपना भारत, देन नेपाल, भूटान, म्यांमार भी आ जाता है, श्रीलंका, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, मालदीव्स। ठीक है, यहीं पर है। तो ये जो है पूरा साउथ एशिया कहलाता है। इसमें पाकिस्तान भी आता है, कभी कभार अफगानिस्तान को भी गिन लेते हैं, बट वो आता नहीं है। तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और ये तुम्हारा मालदीव्स। ठीक है, तो ये कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। इसमें चाइना को नहीं गिनेंगे हम, ना ही अफगानिस्तान को गिनेंगे, ठीक है, ना ही थाईलैंड को गिनना है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये साउथ एशिया में आती है अपनी। ठीक है, अब मैं ज़रा सा इसको शेयर कर दूं, तुम्हारा दूसरा स्क्रीन जो है। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? बढ़िया। ओके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरा साउथ एशिया के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। मैंने तुम्हें दिखाया कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि बांग्लादेश आता है, भूटान, इंडिया तो आता ही है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक है, और साउथ एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, एक बार से मैं तुम्हें फिर से दिखाऊं अगर, तो वेट अ सेकेंड, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो जो साउथ एशिया का जो कंट्री कह रहा हूँ, ये जो रीजन दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा हिमालयाज नॉर्थ में है इसके। ये जो तुम हिमालयाज देख रहे हो यहाँ पर, इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, साउथ में तुम्हारा इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा का पूरा, एंड उसके फर्दर साउथ में तुम्हारा इंडियन ओशियन है। ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो रीजन है ये इंडियन ओशियन का है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें अरेबियन पेनिनसुला भी दिखेगा इस तरफ वेस्ट में, और इधर तुम्हें तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, जिसमें इंडिया का एक टापुओं का समूह आता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड भी। ठीक है, इस तरफ लक्षद्वीप पड़ जाता है इंडिया का, इधर है लक्षद्वीप कहीं, ये रहा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, फिर से मैंने बता दिया, साउथ एशिया। अब अगर, अब वापस से चलते हैं चैप्टर पे। ठीक है, एंड मेरे को शेयर करने दो एक बार। शो हो रहा है नोट्स? बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो ये मैंने तुम्हें ज्योग्राफी बता दी। हिमालयास नॉर्थ में है, इंडियन ओशियन साउथ में है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है साउथ में, वेस्ट में, ये सब साउथ एशिया के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में रीजन्स की जो बाउंड्री है बहुत ही हेजी है, सही से कभी कभार अफगानिस्तान तुम उसको मान लेते हो, कभी कभार म्यांमार को भी मान लेते हो, बहुत बार साउथ एशिया में। चाइना भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है साउथ एशियन रीजन्स में, खासकर कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ उनके पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है चाइना का, बाकी कुछ रिसेंट ईयर्स में। और इसको भी कभी कभार साउथ एशिया का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मान लेते हैं। ठीक है,
अब सीधा आ जाते हैं इस वाले टॉपिक पे, जो अपना है डाइवर्स पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, और इसमें अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं सब में लोगों की एक कॉमन एस्पिरेशन है डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, तो साउथ एशिया तो देखो डाइवर्स है ही हर एस्पेक्ट में। जियोपॉलिटिकल, एक सिंगल जियोपॉलिटिकल स्पेस है लेकिन डाइवर्स है हर बात में। ठीक है, अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम है। श्रीलंका और इंडिया में एक सक्सेसफुली रन डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है सिंस देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश। पर बाद में अगर तुम देखोगे श्रीलंका में उतना प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग मेजोरिटेरियन रिजीम्स रहे हैं, फिर तुम्हारा बैंक्रप्सी रहा है ड्यू टू करप्ट रिजीम्स। अभी श्रीलंका हाल ही में क्राइसिस से भी गुजर रहा था कुछ, पिछले साल तो तुमने देखा था। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उतना ज्यादा सही नहीं रहा है, यहाँ पर सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स रहे हैं बहुत ज्यादा, डिक्टेटरशिप देखने को मिली है बांग्लादेश, लेकिन बाद में संभल गया। यहाँ पर काफी अच्छी एक डेमोक्रेसी रही है, उसके कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद से। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, वहां पर उतनी ज्यादा सक्सेसफुल रहा ही नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रिजीम है। और जो भी था, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इलेक्ट हुए हैं डेमोक्रेटिकली, पाकिस्तान में एक ने भी अभी तक फुल टेन्योर पूरा नहीं किया है अपना। तो ये बताता है कि पाकिस्तान में कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। नेपाल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनली बना हुआ था 2006 तक। उसके बाद एक तुम्हें ट्रायंगुलर स्ट्रगल देखने को मिलता है, ट्रिपेरेटाइट स्ट्रगल, जिसमें अल्टीमेटली डेमोक्रेसी आ जाती है, रिस्टोर हो जाती है, लेकिन वहां पर स्टिल एक मोनार्क है। मालदीव्स को देखो, तो वहां पर एक सल्तनत थी 1968 तक। ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक बन गया विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डाइवर्स रहा है पॉलिटिक्स। ठीक है, इस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं सबकी पॉलिटिक्स डाइवर्स रही है। सबसे पहले एक एक कंट्रीज को देखते हैं हम। मालदीव्स को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वन वर्ड के पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं वैसे तो। 2005 में क्या हुआ, मालदीव्स के पार्लियामेंट ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए वोट किया पार्लियामेंट ने, और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है उसने रूल करना शुरू कर दिया उसके बाद से। अब 2005 के जो इलेक्शंस हुए, मल्टी पार्टी सिस्टम जो वोट किया उसके बाद, कुछ अपोजिशन पार्टीज को लीगलाइज कर दिया गया क्योंकि वो पहले इलीगल थी। ठीक है, और थोड़ा सा मेच्योर हो गया मालदीवियन जो पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेसी है, उसके बाद से मेच्योर हो गया, एक सही मायनों में कंपटीशन देखने को मिला अलग अलग पार्टीज के बीच में, वरना उससे पहले तो एमडीपी तो थी ही तुम्हारी। ठीक है, तो बाद में जाके प्रोग्रेसिव पार्टी जो थी मालदीव्स की, उन्होंने पावर सीज कर लिया, बट अल्टीमेटली अभी यहाँ पर एमडीपी का ही शासन चल रहा है। ठीक है, तो इतना ही था मालदीव्स के बारे में, तो तुम्हारे बुक में भी। पाकिस्तान को देखते हैं। देखो पाकिस्तान वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, कि पाकिस्तान अनलाइक इंडिया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे एक ही तरीके से आज़ाद हुए थे, और दोनों का मतलब एक तरीके से एक ही रीजन में रहे हैं सारे, मतलब दोनों का पार्टीशन का क्राइसिस फेस करना पड़ा। ठीक है, इनिशियल ईयर्स में दोनों के मेन मेन लीडर्स मर गए, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल ही बेकार डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी है ही नहीं। ऐसा क्यों? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, तो उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी यानी कि बहुत ही अप्स एंड डाउन तो रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, इसकी राजनीति में, क्योंकि एक एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा टर्म पूरा ही नहीं किया है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी उतनी रही नहीं है, मिलिट्री रूल ज्यादा रहा है। अब सबसे पहले क्या हुआ, जनरल आयूब खान आते हैं, वो तुरंत इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ओवर द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही कंट्री का, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जनरल आयूब खान क्विकली इलेक्ट हो जाते हैं और कंट्री के पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो रीन होता है, यानी कि इनका जो शासन होता है, इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है लोगों को। ठीक है, तो जनरल आयूब खान जो कि इलेक्ट होते हैं,
ठीक है, डेमोक्रेटिकली इनका टेक ओवर हो जाता है, यानी कि इनको राजगद्दी से उतार देते हैं एक मिलिट्री लीडर, जो कि पहला मिलिट्री कह लो तख्ता पलट था पाकिस्तान में, जनरल याह्या खान। ठीक है, याह्या खान इनका नाम था, और मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। ठीक है, अब याह्या खान के दौरान ही सबसे पहले बांग्लादेश क्राइसिस हुआ तुम्हारा। बिकॉज ये चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश में जो बंगाली मुसलमान है, उनकी जो बंगाली जुबान है वो ज़्यादा डोमिनेट करे पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पाकिस्तान तब दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट में, पता है अच्छे से। ठीक है, तो बांग्लादेश क्राइसिस इन्हीं के टाइम पे हुआ, इन्हीं के मिलिट्री रूल के दौरान। और अल्टीमेटली इंडिया के साथ लड़ाई भी हुई थी, तुम्हें पता है, 1971 में। ठीक है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। अब जैसे ही वो बांग्लादेश बना, ठीक है, बांग्लादेश बनने के बाद ही इतना ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया याह्या खान के अगेंस्ट में, कि याह्या खान को इस्तीफा देना पड़ा अल्टीमेटली, मजबूर होके, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई थी एक तरीके से। वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, लेकिन एक पूरा आधा कंट्री अलग हो गया उनका और बांग्लादेश बन गया। ठीक है, और 90,000 की फौज ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे बांग्लादेश में। ठीक है, उस सरजमी पे। तो याह्या खान को शर्मनाक तरीके से हार मिली और उनको, उन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया फिर। ठीक है, लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ा। एक इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन फिर से आती है, एक वेव आती है डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है जुल्फिकर अली भुट्टो की, जो कि 1971 से 77 तक चली। अब 1977 में फिर से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। देखो, सबसे पहले जनरल आयूब खान, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फिर याह्या खान आए। ठीक है, अब जनरल आयूब खान के बाद वो मिलिट्री टेक ओवर था तुम्हारा। उसके बाद 1971 में तुम्हारे ये आ जाते हैं, क्या नाम है इनका, जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकर अली भुट्टो के बाद 1977 में फिर से इनका टेक ओवर हो जाता है मिलिट्री, और जियाउल हक आ जाते हैं। ये चलता रहता है, पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, फिर कुछ आता है, फिर कुछ आता है। ठीक है, तो याह्या खान ने जैसे ही शर्मनाक तरीके से एकदम रिजाइन दिया, एक डेमोक्रेटिक सरकार चली कुछ देर तक। ठीक है, 77 तक। उसके बाद जियाउल हक 1977 में टेक ओवर कर लेता है पाकिस्तान को, और बेनाजिर भुट्टो की जो गवर्नमेंट होती है, जो कि जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी होती है बेसिकली, और उनको हटा देता है। ठीक है, अब वो कुछ साल रूल करते हैं ये 77 के बाद, लेकिन 82 के बाद प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम प्रोटेस्ट वगैरह, एकदम फिल्मी स्टाइल में, बॉलीवुड स्टाइल में शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, और इनको रिजाइन देना पड़ता है फिर से। कब रिजाइन देना पड़ता है? 1988 में। और 1988 में बेनाजिर भुट्टो की लीडरशिप में सरकार वापस से आती है, डेमोक्रेटिक सरकार। ठीक है, अब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार 1988 में दोबारा आ जाती है। सबसे पहले आयूब खान, उसके बाद मिलिट्री टेक ओवर हुआ, तख्ता पलट हुआ, याया खान आ गए। याया खान के टाइम पे बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, वॉर हुई, हार गए, शर्म शर्म के मारे इन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दिया तो मूड बदल गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, और एक डेमोक्रेटिक सरकार आई। लेकिन उसके बाद फिर से मूड बदल दिया जियाउल हक ने, मिलिट्री टेक ओवर हो गया फिर से। लेकिन इनके शासन के दौरान 82 से 88 तक बिल्कुल वो हो गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गए प्रो डेमोक्रेटिक, कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए पाकिस्तान में। अल्टीमेटली इनको रिजाइन देना पड़ा और बेनाजिर भुट्टो को वापस से आना पड़ा। ठीक है, अब बेनाजिर भुट्टो की जो पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी, ठीक है, ये और मुस्लिम लीग के बीच में, तुम कह लो वो राइवलरी शुरू हो गई एक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ तक क्लियर है भूमि तुम्हें, और रोशनी तुम्हें, और अंजलि भी, आई गेस? हाँ भैया। ठीक है,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में राइवलरी ऑलरेडी थी यहाँ पर। ये सब कुछ सही चलता है, ठीक है, यहाँ तक 1988 तक सब कुछ सही चलता है। 1999 में क्या होता है, एक और मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उस समय के होते हैं 1999 में नवाज शरीफ, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के बाद नवाज शरीफ ही आ जाते हैं, ये मुस्लिम लीग से जो भी होता है, और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नवाज शरीफ 1999 में सरकार चला रहे होते हैं, तब तक जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, इंटरवीन कर देते हैं बीच में। इन्हीं के मिलिट्री आर्मी के जनरल होते हैं उस समय के, और फिर से इलेक्टिव डेमोक्रेसी का एक बार पीरियड खत्म हो जाता है, फिर से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, और इस बार इतने लंबे समय बाद परवेज मुशर्रफ ने किया था ये, ठीक है। बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बाद में अल्टीमेटली जाके नवाज शरीफ के भाई, ठीक है, वो रिप्लेस कर देते हैं इमरान खान को। इमरान खान को अभी रिसेंटली रिप्लेस किया है, शहबाज शरीफ नाम है उनका, ठीक है, शहबाज शरीफ ये नाम है उनका, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया अभी नो कॉन्फिडेंस वोट से। उनका अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, उनकी पार्टी में कुछ पॉलिटिक्स हुई और इमरान खान अल्टीमेटली हार गए इलेक्शंस, और अभी शहबाज शरीफ रूल कर रहे हैं अच्छे से। अच्छे से तो नहीं कर रहे हैं अभी, अल्टीमेटली तुमने देखा होगा कि अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान कभी भी स्टेबलाइज नहीं रही है। ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक से, और है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन है ये, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का फेलियर हो गया, लोकतंत्र का सर्वनाश हो गया पाकिस्तान में, और इंडिया में वो नहीं हो पाया। देखो, सबसे पहला फैक्टर है कि जो सोशल समाज में जो डोमिनेंस था मिलिट्री का, क्लर्जी का, यानी कि रिलीजियस ऑर्डर का, ठीक है, सांप्रदायिक ऑर्डर का, और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जमींदारी एक तरीके से, एरिस्टोक्रेसी जो अमीर क्लास था उनका जो दबदबा था, इसकी वजह से ओवरथ्रो होता गया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का, और केवल उनका बोलबाला चलता गया जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप से ताल्लुक रखते थे। इस्टेब्लिशमेंट होने लग गए मिलिट्री गवर्नमेंट्स की, और बहुत ज़्यादा ओकेजन पे बहुत बार हुआ ऐसा, ठीक है। तो समाज में जो दबदबा था वो बेसिकली कुल मिला के इस पॉइंट का कहना ये है, मिलिट्री का था, आर्मी के ऑफिसर्स का था, उनका ज़्यादा पॉलिटिक्स और सोशल डोमिनेंस था कंट्री में। अब इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, कंट्री के, जिसकी वजह से प्रो मिलिट्री ग्रुप्स को पाकिस्तान में बहुत स्ट्रेंथ मिली। उनसे ज्यादा उम्मीदें लगाई लगने उनसे ज्यादा उम्मीदें होने लग गई पाकिस्तान की जनता को, जिसकी वजह से पूरा शिफ्ट हो गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक डेमोक्रेटिक नजरिए से एक मिलिट्री नजरिए की तरफ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि समाज में बहुत ज्यादा डोमिनेंस था इन लोगों का, मिलिट्री वाले ऑफिसर्स इन सब का। दूसरा ये बताता है कि इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट ही था, जिसकी वजह से प्रो मिलिट्री ग्रुप्स को ज्यादा वो मिली, फंडिंग मिलती है, इन पे ज्यादा ध्यान जाता है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स होती है इनके हाथों में आने लग जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आर्मी और मिलिट्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और डेमोक्रेसी फ्लॉड हमेशा से फ्लॉड लगती रहती थी, ठीक है। और इन्होंने कहा भी बहुत बार कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कुछ नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हमेशा जिसने भी किया, मिलिट्री ने किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने ही किया था, मिलिट्री जनरल्स ने खुद ही कहा था ये सब, ठीक है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सेल्फिश है, ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एंडेंजर करता है इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, और डेमोक्रेटिक नेचर रहना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ही ठीक नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इन सब की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको रूल करना चाहिए, ताकि कंट्री का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है देश की, पाकिस्तान की सुरक्षा, वो खतरे में ना पड़े। लेकिन देखा गया है कि सबसे ज्यादा जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सब इन्हीं के टाइम पे हुई हैं, तुम कह लो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सारी
और मिलिट्री रूल के दौरान ही हुई है इंडिया के साथ। ठीक है। अब इसके बावजूद एक स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट भी है कंट्री में, जो एक तबका ये भी कहता है कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। और एक फ्री प्रेस रही है पाकिस्तान में। ठीक है। जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री होल्ड रहा है पावर पे, यानी कि जो मिलिट्री का दबदबा रहा है शक्ति पे, पावर पे, सत्ता पे, ठीक है, वो और ज्यादा मजबूत हुआ है बाय लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनली इसको सपोर्ट ही नहीं किया गया डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में। ठीक है। यूएसए, तुम देखोगे यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, इनको फायदा मिल रहा था पाकिस्तान में अगर मिलिट्री रूल रहता है तो, बिकॉज ये अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे टू फाइट अगेंस्ट द यूएसएसआर। ठीक है। और उसके लिए जो फंडिंग होती थी वो पाकिस्तान से होती थी, और फंडिंग को स्मूथ रखने के लिए इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये था कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार ना बने, जिसकी वजह से हमारी फंडिंग ना रुक जाए, उस पर ज्यादा क्वेश्चन मार्क ना आए। और अगर मिलिट्री रूल रहेगा तो हमारी फंडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछने वाला नहीं है कोई इतना पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है। तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट किया था बहुत पहले से मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल को, उनके अपने फायदे के लिए, फॉर देयर ओन रीजंस। ठीक है। अगला है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, यानी कि जो न्यूक्लियर असला बारूद है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर हथियार है, ठीक है, वो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री का वहां पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया वेस्ट के लिए भी, और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स को भी लगता था कि न्यूक्लियर जो हथियार है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए आर्मी का रूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को सिक्योर रखा जाए। ये जो जुमले थे बस, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है। और ये पॉइंट्स तुमको लिखने पड़ेंगे उस क्वेश्चन के लिए, जितने भी रहेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट कोई पाकिस्तान वाले टॉपिक में? नो भैया। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। अब आते हैं बांग्लादेश वाले पे। ठीक है। बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है बहुत पहले से स्टार्ट होती है वैसे, लेकिन हम फोकस 1971 से करेंगे बेसिकली यहाँ पे। पाकिस्तान का पार्ट रहता है 1947, जैसी देश बनता है पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट, तब से 1971 जब याहिया खान की सरकार होती है, और उसके टाइम पे इंडिया से वॉर होके बांग्लादेश अलग देश बन जाता है। ठीक है। ये सब देख लेना कि बांग्लादेश में ये बनता कैसे है, आखिरकार ईस्ट बंगाल कैसे बनता है। ठीक है। बंगाल और असम को पार्टीशन कर देते हैं ब्रिटिश इंडिया से, और वो तभी से ईस्ट बंगाल रहता है, और फिर बाद में बांग्लादेश बनता है 1971 में। ठीक है। यहाँ पर उर्दू बोलते नहीं थे लोग, यहाँ पर बंगाली बोलते थे, लेकिन उनका रिलीजन मुस्लिम था। ठीक है। अब बंगाली कल्चर और लैंग्वेज के अगेंस्ट जो अनजस्ट ट्रीटमेंट करता था वेस्ट पाकिस्तान, जो मेन लैंड पाकिस्तान है आज का, ईस्ट पाकिस्तान पे, इसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लग गए बहुत सारे। और प्रोटेस्ट में ये डिमांड करने लग गए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल दर्जा मिले पॉलिटिकल पावर का गवर्नमेंट में, ईस्ट पाकिस्तान से भी। ठीक है। यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान को तवज्जो दी जा रही है वो ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जाए, ताकि एक इक्वल तरीके से रूल हो और एक जस्ट, यानी कि एक न्यायपूर्वक शासन चले। लेकिन जो पॉपुलर अपराइजिंग हो रही थी लोगों की अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेंस, ठीक है, उसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इनका नाम याद रख लेना बांग्लादेश को अगर तुम पढ़ रहे हो तो, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, SMR, शेख मुजीबुर रहमान इसको लीड कर रहे थे, पूरे ईस्ट पाकिस्तान के नेता थे उस समय। उन्होंने बोला था कि अब अल्टीमेटली उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो पहले से मांगा था, लेकिन जब उनको लगा कि ये सब दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने ईस्टर्न रीजन जो पाकिस्तान का था उसको बोला कि अब ये इंडिपेंडेंस ही दे दो, इसको इसको अलग देश ही बना दो। तो 1970 में एक इलेक्शन होते हैं, ये सब बातें तो चलती रहती हैं लेकिन इलेक्शंस होते हैं। 1970 के इलेक्शंस में आवामी लीग को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, जिसको शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया था, वो सारे सीट जीत जाते ईस्ट पाकिस्तान में,
सारे के सारे सीट्स। और जितने भी सीट्स थे मान के चलो 70%, 60 to 70% सीट्स टोटल पाकिस्तान के जनरल असेंबली के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वो ईस्ट पाकिस्तान से आते थे। बाकी के 30% जो आते थे, हालांकि ये लोग डोमिनेट करते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले, लेकिन इस बार हुआ क्या, इस बार आवामी लीग ये पूरे के पूरे सीट जीत गए और इसको पूरी मेजोरिटी मिल गई। ठीक है, सिक्योरिंग अ मेजोरिटी इन प्रोपोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द एंटायर कंट्री। जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को काट के यहाँ पर पार्लियामेंट कर लो, ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट कर लो, पार्लियामेंट में मेजोरिटी बहुमत मिल गई। अब सरकार तो इसी की बननी चाहिए, अवामी लीग की बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए उस समय? बिल्कुल बननी चाहिए ना अवामी लीग की सरकार, क्योंकि मेजोरिटी उसके पास है, बहुमत तो उसके पास है। लेकिन उल्टा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने सवाल खड़े किए। ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने उनको अरेस्ट करके रिफ्यूज कर दिया असेंबली बुलाने के लिए। उनकी पार्टी के एक भी मेंबर को वेस्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट में घुसने तक नहीं दिया, क्योंकि उस समय मिलिट्री रूल था याह्या खान का, तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताया। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने बंगाली लोगों के इस प्रोटेस्ट, ये जो गुस्सा था, इसको दबाने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन ये हो नहीं पाया। ठीक है, हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया। वेस्ट पाकिस्तान की जो फौज थी उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया, और बहुत सारे लोग तो डर के मारे इंडिया में आने लग गए, भाग के बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल असम यहाँ आने लग गए। अब इससे इंडिया पे भी अफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, बोथ फाइनेंशियली और मिलिटरीली इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों को। कौन से लोगों को? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, और ताकि उनकी डिमांड पूरी हो सके इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि अब वैसे तो दाल नहीं गलने वाली थी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट दिसंबर में एक वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर कर देते हैं ईस्ट पाकिस्तान की सरजमी पे, और बांग्लादेश को एक अलग से कंट्री घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक्सप्रेस कर दिया कंट्रीज की बिलीफ, कंट्री का विश्वास। किसका विश्वास? बांग्लादेश के लोगों का विश्वास इन सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ क्लियर। होमी तुम्हें? भैया मुझे याया वाला थोड़ा समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ याह्या खान का जो था ना, तुम्हें याद है कि सबसे पहले जनरल आयूब खान था, तो उसको बीच में ही तख्ता पलट करके याह्या खान ने, जो पाकिस्तान का वो था, जनरल बन गया था तख्ता पलट करके, ये डिक्टेटर तानाशाह बन गया था। और पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में डिवाइडेड था, यानी कि दो, एक देश के ही दो हिस्से थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का मेन पाकिस्तान है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान उस समय, जो आज का बांग्लादेश है। ये दोनों को रूल कर रहा है अब। लेकिन ये चाहता है कि वेस्ट पाकिस्तान जो उर्दू जुबान है उसी को ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उसी को ज्यादा फोकस मिले, जिसके तहत जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग खड़े हो रहे थे इसके अगेंस्ट, याह्या खान के अगेंस्ट, ये उनको, उनका दमन करता था, उनको दबाव डालता था उस पर, उनको मारता था। ठीक है, अब ईस्ट पाकिस्तान में इसी टाइम पे एक लीडर निकलता है जिसका नाम होता है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और ये पूरे एकदम प्रोटेस्ट वोटेस्ट लीड करता है। अब इलेक्शन करवाता है याह्या खान खुद को जिताने के लिए, क्योंकि खुद को हर तानाशाह खुद को डेमोक्रेटिकली भी प्रूव करना चाहता है। तो इसने बोला कि अच्छा मेरे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, एक काम करो मेरे को इलेक्शन करवा के जिता दो। इलेक्शन होते हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है। ठीक है, अब ये पार्टी जीत जाती है तो याह्या खान बोलता है कि मेरी सरकार बन ही नहीं सकती। शेख मुजीबुर रहमान आ जाता है वेस्ट पाकिस्तान, बोलता है मेरी सरकार बनेगी अब तो, खुश होके इसको अरेस्ट कर लेते हैं और मना कर देते हैं कि कोई सरकार नहीं बनेगी। अब यहाँ जो इसके लोगों ने इसकी पार्टी को वोट डाला था वो सड़क पे उतर गए। याह्या खान ने अपनी फौज भेज दी, करीबन 1 लाख 2 लाख की फौज, और सबको मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने लड़ते हुए दम तोड़ा, कुछ लोग भाग के इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडिया में आ गए। अब इंडिया पे दबाव बन रहा था क्योंकि बहुत सारे हजारों लोग आ रहे थे इंडिया में, तो इंडिया ने इंडिया को अल्टीमेटली दिसंबर में लड़ाई लड़नी पड़ी
इस पूरे सिलसिले को ख़त्म करने के लिए, जिसमें याह्या खान हार जाता है क्योंकि उसके जो सेना की टुकड़ी होती है ईस्ट पाकिस्तान में वो सरेंडर कर देती है। और ईस्ट पाकिस्तान तभी 1971 में ही तभी क्या करते हैं, इसको इसको बना देते हैं बांग्लादेश। और याह्या खान शर्म के मारे रिजाइन कर देता है अपनी कंट्री पाकिस्तान में। ठीक है, ये क्लियर है अब? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, क्लियर है। तो अब 1975 में क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, मुजीबुर रहमान थोड़ा सा ललचाता है और खुद को ज्यादा पावर देने के फॉर्म के देने के लिए पार्लियामेंट्री शब्द को बदल देता है प्रेसिडेंशियल शब्द से, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देता है कुल मिला के अपने फायदे के लिए। और वो कर देता है कि अब संसद को ज्यादा पावर नहीं होगी, अब राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होगी, और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लेता है। ठीक है, 1975 में 4 साल बांग्लादेश के बनने के बाद। और ये भी कर देता है कि अवामी लीग के अलावा कोई भी पार्टी इलीगल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टी अवामी लीग के अलावा पार्टी नहीं होगी। अगर वो कोई पार्टी होती है तो वो लीगल हो जाएगी। आउटलॉड का मतलब यही होता है, इलीगल। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ने लग गए कई सारे समुदायों में जो कि बांग्लादेश में थे उस समय। अल्टीमेटली कुछ महीनों में अगस्त 1975 में, तुम्हें पता है अगस्त 1975 में इंडिया में क्या हो रहा होता है? किसी को कोई आइडिया? मैंने बताया है बहुत बार। भूमि, रोशनी, भैया आपने बताया ना। मैंने बताया था। आई थिंक इंदिरा गांधी वाले पत्र में कुछ बताया था। मैंने ये कहा था कि अगस्त 1975 के टाइम में इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई होती है, याद है? हाँ, इमरजेंसी। हाँ। उस समय बांग्लादेश में अवामी लीग के जो फाउंडर होते हैं उनको मार दिया जाता है। उन फाउंडर का नाम तो तुम्हें पता ही है, शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि इन्होंने दुश्मनी मोल ली थी कई सारे समुदायों से, बाकी सारी पार्टीज को इलीगल घोषित करके, क्योंकि उन सब का भी रोल था आज़ादी में बांग्लादेश की। तो अगस्त 1975 में इनको चाकू मार के, इनको गोली मार के, एक्चुअली इनके घर में घुस के इनको गोली से मार के हत्या कर दी जाती है, इनके इनके भाई भांजे सबकी। 4 साल बाद जियाउर रहमान, ठीक है, अल्टीमेटली एक नए मिलिट्री रूलर होते हैं, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं। ठीक है, वैसे इनको गोली मारने वाला कोई नहीं होता है, जियाउर रहमान ही होते हैं। अगस्त 1975 से 1979 तक ये डिक्टेटर रूल करते हैं, एज अ डिक्टेटर तानाशाह के रूप में। और 79 में जब लगता है कि नहीं भाई, खुद को प्रूव करना जरूरी है पॉलिटिक्स में, तो खुद की एक पार्टी बना लेते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी। और इलेक्शंस करवा के इलेक्शंस को जीत जाते हैं। ठीक है, मतलब कि खुद से इलेक्शंस करवाए और खुद को ही तानाशाह को ही खुद को ही वो बता दिया, प्रधान सेवक घोषित कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद इनकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है, और इनको इनको मारने वाला कौन होता है? एक और नया मिलिट्री डिक्टेटर। ये भी मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं और इनको मारने वाला भी नया आता है जो मिलिट्री डिक्टेटर होता है, जिसका नाम होता है HM इरशाद। ठीक है, जनरल इरशाद बोलते हैं। ठीक है, अब इस समय तक 19 ये सब जितना भी खून खराबा हो रहा था, इसी बीच बांग्लादेशी लोगों को गुस्सा आता है और वो रैली करते हैं इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह सारे लीड करते हैं इनके उसको। ठीक है, अब इरशाद जो होता है वो प्रेशर में आ जाता है और कोई चॉइस नहीं होता है, इनको कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ करनी पड़ती है, कुछ छूट देनी पड़ती है। ठीक है, छूट देने के बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं इरशाद 5 सालों के लिए। कुछ सालों के लिए इनको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 सालों के लिए। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को पसंद ही नहीं आता इनका रूल, और 1990 में इनको रिजाइन करना पड़ता है लोगों के गुस्से को झेलते हुए। अब 1991 के बाद इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में, और वहां पर ठीक ठाक से डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटी चली है, बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस या मल्टी पार्टी सिस्टम के तौर पे। यानी कि अब
बहुत सारी पार्टियां हैं वहाँ पे और सारी मिल के इलेक्शंस लड़ती हैं जैसे इंडिया में लड़ा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हें? रोशनी तुम्हें? अंजलि तुम्हें? क्लियर। ठीक है, अब नेपाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेपाल, इसमें से बस इंडिया नेपाल के रिलेशंस ही पूछे जा सकते हैं। नेपाल एक पहले हिंदू किंगडम था, एक हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, मॉडर्न एरा में बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था ये। ठीक है, उतनी ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे नहीं। ठीक है, और ये बेसिकली मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1990 में। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो जनरल आम जनता है नेपाल में, ठीक है, इनको एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए की तलाश थी हमेशा से। लेकिन किंग ने हमेशा से कंप्लीट कंट्रोल बना के रखा था गवर्नमेंट पे, और डेमोक्रेसी चला रहा था लेकिन लिमिटेड तरीके से चला रहा था विद द हेल्प ऑफ आर्मी। अब स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होती है 1990 में, और किंग को एक्सेप्ट करना पड़ता है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 1990 में एक संविधान बनाना पड़ता है, जिसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और किंग का शासन भी है। किंग जो काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। ठीक है, और कोई लेकिन इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये था। अब नेपाल में माओइस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल होते हैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में थ्रू आउट द कंट्री 1990 के दशक में। ठीक है, माओइस्ट लोग वो होते हैं जो हिंसा करके कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। उनकी विचारधारा ऐसी होती है कि हिंसा करके कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। तो वो हमेशा से बात करते थे आर्म्ड रेबेलियन का, ठीक है, हथियारबंद हिंसा का, अगेंस्ट द मोनार्की एंड रूलिंग एलिट, जो भी सरकार चला रही है। ठीक है, जो राजशाही सरकार में लोग हैं उनके खिलाफ में। अब ये सब कर रही थी माओइस्ट लोग, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ब्लड बाथ, खून खराबा हो गया बिटवीन माओइस्ट और गुरिल्लास और किंग के आर्म फोर्सेस, यानी कि किंग के जो आर्मी थी और जो माओइस्ट गुरिल्ला थे। गुरिल्ला का मतलब छिप छिप के लड़ रहे थे माओइस्ट फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरह के लोग थे। एक जो प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, यानी कि पूरी लोकतंत्र चाहते थे। एक मोनार्किस्ट थे जो कि चाहते थे कि किंग का ही शासन हो। और एक एक थे तुम्हारे माओइस्ट जो कि छुप छुप के लड़ाई लड़ते थे। ये 1990 में पूरी लड़ाई इन तीनों के बीच में छिड़ गई। तीनों आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, और इस बीच क्या हुआ कि किंग ने डिसबैंड कर दिया अंत में जाके पार्लियामेंट को, और डिसमिस कर दिया सारी गवर्नमेंट को जो भी इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। और जो नेपाल की लिमिटेड डेमोक्रेसी पूरा उसने एंड कर दिया 2002 में। ठीक है, इस तीनों की लड़ाई के बाद, क्योंकि उसमें किंग की आर्मी जीत गई थी और किंग ने ये सब कर दिया। उसने पूरी तरह से डेमोक्रेसी ही खत्म कर दी जो 1990 में थोड़ी बहुत भी दी थी। ठीक है, गुस्से में आके। लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत नहीं हुआ, 7 पार्टी अलायंस बनी। 6-7 पार्टीज थी, उन्होंने एक साथ आके एक 7 पार्टी एसपीए बना दी, 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, 7 पार्टीज का अलायंस था जो कि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी। अप्रैल 2002 में अलायंस बन जाता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है 7 पार्टी अलायंस की भूमिका, ठीक है, इस पूरे नेपाल के स्ट्रगल में, प्रो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में। तो अलायंस अप्रैल 2002 में बनता है। और प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, और सबसे पहली मेजर विक्ट्री मिलती है कि किंग को रिस्टोर करना पड़ता है पार्लियामेंट, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा को। ठीक है, जो कि अप्रैल 2002 में अब वो डिसमिस कर दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, वो वापस आ जाती है। अब और ज़्यादा मूवमेंट चलता है आगे, 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सारे मिलके चलाते हैं अगेंस्ट किंग के खिलाफ में। और वहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लग जाती है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बात कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाती है, और वहाँ पर अल्टीमेटली कोई डेमोक्रेसी आती नहीं है नेपाल में। कुछ नेपालियों को अभी भी लगता है कि एक नॉमिनल मोनार्की रिक्वायर्ड है टू मेंटेन नेपाल हिस्टोरिकल टाइज। वहाँ पर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तो आ गई है, डेमोक्रेसी पार्टी सिस्टम सब कुछ चल रहा है, लेकिन कम से कम एक नॉमिनल मोनार्की भी है वहाँ पर। और नेपालियों को लगता है, नेपाल के लोगों को, कि नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र की, जो मोनार्की है, जो राजा है नाम मात्र का, जैसे कि इंग्लैंड में होती है महारानी नाम मात्र की, वो जरूरी है क्योंकि नेपाल का हिस्ट्री रहा है। ठीक है, ये हिस्ट्री का लेगेसी रही है, नेपाल की विरासत रही है, इसको मिटाना नहीं चाहिए। तो लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है,
माओविस्ट भी रेडी हो गए हैं बाद में कि उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम पॉलिटिक्स में भाग लेंगे, हम पार्टी बनाएंगे और इलेक्शंस लड़के ही सामने आएंगे। तो नेपाल की ये हिस्ट्री थी, जो भी है पॉलिटिकल हिस्ट्री नेपाल की ऐसी थी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझको। भूमि, अंजलि, रोशनी। डाउट है तो बताओ। क्लियर है सब? क्लियर। हाँ भैया। ठीक है, एक बार के लिए श्रीलंका भी पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, श्रीलंका में। और इसमें तुम्हें क्लियर ये पूछ लिया जाएगा कि कैसे श्रीलंका से क्या सीख मिल सकती है तुमको, एक पॉलिटिकल सिस्टम को क्या सीख मिलती है श्रीलंका के एग्जाम्पल से। श्रीलंका, इंडिया लगभग लगभग एक दो साल के आसपास में आज़ाद हुए थे। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। और ठीक है, और यहाँ पर जो चैलेंज था मेन, पाकिस्तान नेपाल की तरह मिलिट्री या मोनार्की से नहीं था। ठीक है, राजतंत्र राजा से या मिलिट्री से, तानाशाही से नहीं था, बट फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, लोक, एथनिक का मतलब होता है लोग कुछ ऐसा करके, वो कॉन्फ्लिक्ट था, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट था लगभग, ऐसा समझ लो तुम। ठीक है, जातीय संघर्ष इसको कहते हैं हिंदी में, वो था, जिसकी वजह से एक बार के लिए तो नौबत आ गई थी कंट्री के सेसेशन की, यानी कि कंट्री के बंटवारे की। ठीक है, आधे हिस्सों में। ऐसा क्या हुआ था, देखो श्रीलंका को पहले तो सीलोन बोलते थे। ठीक है, जो फोर्सेस थी, यानी कि इसकी जो आर्मी थी, रिप्रेजेंट करती थी इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। श्रीलंका में दो कम्युनिटीज रहती थी, एक तो सिन्हाला कम्युनिटी थी, एक जो श्रीलंकन ओरिजिनल लोग होते हैं सिन्हाला लोग, ये सिन्हाला भाषा बोलते थे। और एक जो कम्युनिटी थी वो तमिल थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिकली ये जो तमिल लोग हैं इंडिया से आए हैं और श्रीलंका में बस गए हैं। लेकिन तमिल की जो संख्या थी बहुत ही कम थी, सिन्हाला लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इलेक्शन जो भी होते थे उसमें सिन्हाला की पार्टी जीत जाती थी। और पार्टियों को भी पता था कि सिन्हाला कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पॉलिटिक्स को डोमिनेट करा जा सके। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या, ऐसी ऐसी नीतियां बनाने लग गए सिन्हाला कम्युनिटी वाले, जैसे कि मान के चलो, मान के क्या चलो, ऐसा हुआ ही था कि सरकारी ऑफिसर्स जितने भी होंगे सबसे पहले उनको रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को। स्कूल में रिजर्वेशन, स्कूल में केवल और केवल सिन्हाला लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन की मैंने बात कर दी, आरक्षण की, केवल और केवल सिन्हाला कम्युनिटी के लिए सरकारी जॉब्स में, स्कूल में जो टेक्स्ट बुक्स थे वो सिन्हाला भाषा में ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और जो केवल एक धर्म रहेगा वो बुद्धिज्म रहेगा, बुद्धिज्म नेशनल रिलीजन होगा और कोई धर्म नहीं। ठीक है, अब तमिल लोग हिंदू थे। ठीक है, कुछ लोग छोटे मोटे लोग कृष्ण मुस्लिम थे, उनकी तादाद उतनी थी नहीं। सिन्हाला जो कम्युनिटी सारी की सारी बुद्धिस्ट थी, तो इन्होंने खुद के लिए एक, खुद का जो धर्म था उसको नेशनल रिलीजन बना दिया और ये सब कर दिया। अब इससे पता चला कि देवर हॉस्टाइल, यानी कि वो बहुत ही क्रूर थे अगेंस्ट तमिल्स। ठीक है, जो कि श्रीलंका में आ गए थे अल्टीमेटली इंडिया से बहुत पहले से। और इंडिया और कंट्री की इंडिपेंडेंस, यानी कि श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद भी पीपल माइग्रेट कर रहे थे श्रीलंका में, तमिल लोग। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था। तो सिन्हाला जो राष्ट्रवादी थे सिन्हाला कम्युनिटी में, ठीक है, जो चाहते थे सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेंस हो, उनको लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो केवल और केवल सिन्हाला लोगों को बिलोंग करता है और इसमें कोई छूट, कंसेशन का मतलब है छूट नहीं होनी चाहिए जो कि तमिल्स को दी जाए। ठीक है, अब तमिल को एकदम अलग थलग कर दिया इसमें। और जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसे यहाँ पर भी होता है तुम्हारा, तमिल नेशनलिज्म जाग जाता है और एक पार्टी बना लेते हैं, पार्टी तो नहीं, एक मिलिट्री ग्रुप बना लेते हैं, टेररिस्ट ग्रुप बना लेते हैं, जिसका नाम हो जाता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब होता है तमिल राष्ट्र, एलम मतलब राष्ट्र होता है, नेशन। ठीक है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, टेररिस्ट ग्रुप होती है, जो कि लड़ाई लड़ती है श्रीलंकन आर्मी से अपने हक के लिए।
पहले तो हक के लिए लड़ती है, बाद में अल्टीमेटली क्या नौबत आ जाती है कि उनको अब वो डिमांड करने लग जाते हैं सेपरेट तमिल एलम ही, तमिल स्टेट की डिमांड करते हैं, कंट्री की डिमांड करने लग जाते हैं श्रीलंकन तमिल्स के लिए। श्रीलंका को ही काट के उसका एक हिस्सा बना के, नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जो होता है श्रीलंका को, उसको ही अलग करके एक अलग से कंट्री बनाने की मांग हो जाती है। तो एलटीटी ही कंट्रोल ले लेती है श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, और वहां से लड़ाई लड़ने लग जाती है इसके खिलाफ, श्रीलंका की आर्मी के खिलाफ। और जो लोग होते हैं इंडियन ओरिजिन के, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं श्रीलंका के इस प्रॉब्लम में। और जो इंडिया में जो तमिल होते हैं वो प्रेशर डालने लग जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट पे कि तमिल लोगों को जो श्रीलंका में है उनको बचाया जाए, उनको आर्मी से बचाया जाए कम से कम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार नेगोशिएट करने की कोशिश करी श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ तमिल के इसी इशू को लेके, लेकिन पहली बार 1987 में शांति शांति वाहिनी सेना, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई श्रीलंकन और तमिल इशू में, क्योंकि इंडिया ने एक फोर्स भेज दी थी 1987 में, राजीव गांधी ने। 1987 में तुम्हें पता है राजीव गांधी की सरकार थी उस समय 87 में, और उन्होंने एक फोर्स, आर्मी की एक टुकड़ी भेज दी थी। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीस एग्रीमेंट होता है, और ट्रूप्स यानी कि आर्मी की एक टुकड़ी भेज दी जाती है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की गवर्नमेंट उसके लिए राजी हो जाती है और इंडियन आर्मी वहां चली जाती है। अब इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी एलटीटी, ठीक है, एक तरफ एलटीटी होती है और ये लड़ रही होती है किसके साथ? श्रीलंकन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी पीस एग्रीमेंट के तहत इन दोनों के लड़ाई के बीच में दीवार खड़ी करने जाती है ताकि रोकी जा सके, लेकिन अल्टीमेटली क्या होती है, इंडियन आर्मी एलटीटी के साथ ही लड़ने में लग जाती है। इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे जिससे क्या होता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स होती है, उस शांति वाहिनी सेना जो होती है, वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाती श्रीलंका में, और जो तमिल लोग होते हैं उनको लगने लग जाते हैं कि ये तो हमारे ही साथ धोखा कर दिया इंडिया की सरकार ने, और अल्टीमेटली कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या होता है, अंत में राजीव गांधी की ही हत्या हो जाती है इसी इसी मुद्दे की वजह से। ठीक है, ये इकोनॉमी है श्रीलंका की, इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तुम सबको? बताओ। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये अगेन इस चैप्टर में हमको डिस्कस नहीं करने, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ये फॉरेन पॉलिसी वाले जो चैप्टर है उसी में हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के जो, और इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है उनको। ठीक है, इंडिया भूटान, इंडिया मालदीव कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वो उस पे लिए उसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, हम फिलहाल इस पे आ जाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब जितनी भी साउथ एशिया एशियन कंट्रीज है ना, उन सब ने मिल एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, सार्क। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना। और मेजर रीजनल इनिशिएटिव था, जैसे एशियान, ईयू के बारे में उन्होंने पढ़ा था, वैसे सार्क भी है। और लॉन्च किया था साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलके, ताकि एडवांस कर सके कॉपरेशन को थ्रू मल्टीलेटरल डायलॉग्स। मल्टीलेटरल यानी कि सरकार के लेवल पे, कंपनीज के लेवल पे, इन सब के लेवल्स पे हम कॉपरेशन यानी कि एकजुट होके बात विचार करके ही सारे मसले सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब सार्क उतना सक्सेसफुल रहा नहीं है, लिमिटेड सक्सेस रहा है इसके पास। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ कहीं पर कुछ डेमोक्रेटिक शासन है, कहीं पर तानाशाही है, कहीं पर मोनार्की रूल कर रही है, तो सार्क ठीक से काम नहीं कर पाया। ठीक है, सार्क ने लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है, साफ्टा निकाला है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके तहत, जैसे आसियान ने निकाला है ना, आसियान एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वैसे सार्क कंट्रीज ने, मेंबर्स ने मिलके ये साइन किया है, जिस जो कि प्रॉमिस करता है क्रिएशन ऑफ अ साउथ एशियन फ्री ट्रेड जोन। किसी भी कंट्री को दुनिया के साउथ एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो वो साफ्टा भी साइन कर सकता है, और इसको
सभी ने मिलकर 2004 में साइन किया था और 2006 जनवरी 1 से इफेक्टिव हो गया था ये, यानी कि लागू हो गया था। इस रीजन में ट्रेड बढ़ाना, ठीक है, सारी कंट्रीज के साथ, ये मेन फोकस था। और जो भी साफ्टा साइन करता उसके लिए जो ट्रेड टैरिफ थे, यानी कि ट्रेड पे लगने वाले एक तरीके से टैक्स मान लो, वो 20% तक रिड्यूस हो जाने थे 2007 तक। ठीक है। अब अपने कुछ पड़ोसी देशों को वो कंसर्न थे इस बात को लेके कि साफ्टा जो है ये इंडिया को इन्वेड करने में मदद करेगा उनके मार्केट्स को, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन सब की मार्केट्स जो है वीक है इंडिया के कंपैरिजन में। और इंडिया, अब साफ्टा क्या कहता है कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं आपस में ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उनके जो ट्रेड टैरिफ है वो 20% तक कम हो गए हैं। अब इससे लोगों को लगने लग गया, बाकी कंट्रीज के लोगों को, कि इंडिया जो है उनके मार्केट्स को लूट लेगा अच्छे से और इन्फ्लुएंस करेगा उनकी सोसाइटीज को, ठीक है, और पॉलिटिक्स को थ्रू कमर्शियल वेंचर्स, ठीक है, कंपनीज खोल के मार्केट में इंटरवीन करके। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंडिया को लगा कि साफ्टा जो है रियल इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा सारी मेंबर कंट्रीज को जो कि साउथ एशिया में है, और केवल इंडिया को बेनिफिट नहीं करेगा, बाकी सबको भी करेगा। इस पूरे रीजन में ट्रेड जो है ज्यादा फ्री तरीके से चल पाएगा और सारी कंट्रीज के लिए एक मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ही बेकार रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वॉयलेंस रहा है, लेकिन दोनों कंट्रीज ने एक तरीके से एग्री किया है टू इम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर थ्रू साफ्टा। ठीक है। तो ये सारे रहे हैं तुम्हारे मेन फीचर साफ्टा के। जो सार्क का समिट होता है उसमें भी लीडर्स ने काफी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है एक दूसरे को, ठीक है, और सॉल्यूशंस निकालने के लिए बात विचार किया है। बहुत इंपॉर्टेंटली लेते हैं सार्क की मीटिंग्स को। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। हेलो। ठीक है। और बाकी ये कंक्लूजन है, यहाँ पर मैंने कंक्लूजन डालना भूल गया, यहाँ पर मैं, यहाँ पर कंक्लूजन है लगभग लगभग। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन है इस चैप्टर का, इसको एक बार देख लेना तुम। ठीक। ठीक है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग अभी के लिए इतना ही है। हम इंडिया के जो रिलेशंस वाले चैप्टर है ना, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, उसमें सारे इसमें जो रह गए हैं भूटान, नेपाल, इन सब के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं उन सब पे एक बार नजर डाल लेंगे। इस चैप्टर के नोट्स है तुम सब पे? है। हाँ भैया। तुम पे है ना भूमि? हाँ भैया है वैसे। ठीक है, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा, एक बार देख लेना उनको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। कोई भैया डाउट होगा कल तो आप किस चीज का बताएंगे? कल पॉसिबली यार मैं एक बार कंफर्म करके आज शाम तक बता देता हूँ कि टेस्ट, कल टेस्ट होगा उसका, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना जो तुमको? आपने कल बताया। हाँ हाँ, जो जो आपने कल कल पढ़ा। पढ़ा। हाँ हाँ, वही वाले चैप्टर्स जो कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है। ठीक है।